हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण उसका जो डेरिवेशन था वो आपको करवा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसी के जस्ट बाद हमारा जो ये टॉपिक रहेगा, देखिए ये क्या है, जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में कई बार पूछा गया है 2 नंबर में, है ना। और इसमें करना कुछ नहीं होता ये छोटा सा ही प्रश्न है, लेकिन आया हुआ कई बार है, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। मैंने आपको अर्ध आयु काल पढ़ाया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब अर्ध आयु काल आपको करवाया था तो वहां पर आपको बताया था, है कि नहीं, कह रहा कि जो अर्ध आयु काल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी आपको बताना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अब अर्ध आयु काल क्या होता है ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल पढ़ाया था, है ना। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अर्ध आयु काल वह समय होता है जब किसी अभिकारक की जो मात्रा है या किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता है जिस समय पर आधी हो जाए, है ना, वही समय आपका क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता को आधी होने में लगने वाला समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है, या उस अभिकारक का अर्ध आयु काल कहलाता है, या उस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है ना। कुछ भी लिख सकते हैं भाई, किसी भी पदार्थ को आधी मात्रा खत्म होने में लगने वाला समय क्या होगा, उसका अर्ध आयु काल होगा, है कि नहीं। तो ये डिफिनेशन बन जाएगी। तो यहां पर करना क्या होगा, यहां पर आपको चालू करना होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से। सबसे पहले आप जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है वो याद होनी चाहिए। तो वो देखिए क्या है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 r नॉट अपॉन आर टी, है ना। अगर आप a अपॉन ए माइनस एक्स यूज करेंगे तब भी वो भी ठीक है, a अपॉन एक्स से करिए या फिर चाहे r0 अपॉन आर टी से करिए, दोनों सेम है, आंसर सेम आएगा, कोई गलत कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक। चलिए तो यहां पर देखिएगा ये तो हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से लिख लिया, है ना। ये क्या है, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से एक लाइन लिखेंगे और इस समीकरण को ऐसे लिखेंगे, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर अर्ध आयु काल की परिभाषा से। चलिए लिख लेते हैं कि अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल की परिभाषा से, है ना, ये लिख लेंगे, यानी अर्ध आयु काल की परिभाषा से। अब अर्ध आयु काल क्या होता है, तो अभिकारक की जो बाद की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगी, समय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी समय t बराबर t हाफ हो जाएगा और बाद की सांद्रता rt क्या हो जाएगी, r0 का आधा हो जाएगी, है कि नहीं। तो अर्ध आयु काल की परिभाषा से हम लिखेंगे क्या कि t बराबर t हाफ, ये लिखा जाएगा t बराबर t हाफ। उसके बाद की सांद्रता जो rt है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगी, तो rt बराबर r0 बाई 2 हो गया, है कि नहीं। अब ये दोनों वैल्यू क्या करना है, ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देना है। अगर इसको समीकरण बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1, है कि नहीं, समीकरण 1 बना लीजिए, ये दोनों वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिए समय ये क्या करना है कि उपरोक्त मान समीकरण 1 में लिखने पर, तो चलिए मैं ये लिख देता हूं कि उपरोक्त मान, उपरोक्त का मतलब ये वाले मान, है ना, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं दोनों वैल्यू को, है ना। ये बात मैंने लिख दिया यहां पर, उपरोक्त मान का मतलब है ये वाले मान, ये दोनों मान कहां रखना है, इस समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में, ठीक। चलिए इस साइड में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं इधर। तो देखिए यहां पर क्या है, k तो वैसे ही रहेगा आपका, k में चेंज होने वाला नहीं है, 2.303 भी आपका वैसे ही रहेगा, 2.303, t की जगह पर क्या आ जाएगा, t की जगह पर t हाफ आ जाएगा, तो t की जगह पर t हाफ आ गया, हुआ, t की जगह पर t हाफ, rt की जगह पर क्या है, r0 बाई 2, है कि नहीं। तो rt देखिए ऊपर क्या है, ये log 10 लिखे पहले, ये log 10 हो गया, r0 तो वैसे ही लिखा रहेगा, है ना। rt की जगह पर क्या होगा, rt की जगह पर r0 बाई 2 होगा, तो यहां लिख लिया r0 बाई 2। इतनी चीज समझ में आई, ये वाली वैल्यू यहां पर मैंने आपको लिख करके बताई है,
और कुछ नहीं किया अभी। अब करेंगे इसमें, अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, जो कटने पिटने वाला काट पीट लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या होगा t हाफ, और इधर क्या होगा log 10। अब देखिए r जीरो है और इसको हम ऊपर गुणे में ले गए, या सीधे काट दीजिए, r0 से r0 सीधे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं पूरा सीधे ना काट करके पूरा समझाता हूं आपको। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा r0। तो r0 से r0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, log 10 और 2 बचा। देखिए बचा क्या, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ, ये log 10 हो गया, और यहां पर क्या बचा 2। देखिए log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, याद होनी चाहिए, 0.3010। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो चलिए यहां पर रख लेते हैं 2.303 इंटू 0.3010, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा, है ना, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिलेगी k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। ये देखिए आ गया, है कि नहीं। यही आपको सिद्ध करना था कि k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, है कि नहीं। ये आपको यहां से करके दिखाना था, इसको करना था। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर सांद्रता का कोई पद नहीं, ना प्रारंभिक सांद्रता है ना बाद की सांद्रता, कोई भी सांद्रता नहीं है। इसीलिए तो आपसे कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ प्रारंभिक सांद्रता का कोई भी पद नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता कौन है, R0, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर R0 नामक कोई चीज आई ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला आया k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होता है उसका यही फार्मूला भी है, ये भी याद रखिएगा। मान लिया इसके अर्धायु काल से कोई सवाल आता है तो आपको यही फार्मूला यूज करके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निकालना होगा, है ना। इसी तरीके से इसको किया जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जो करना था बिल्कुल आसान था, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से एक लाइन लिख लेंगे और इस समीकरण को लिख लीजिएगा, इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। उसके बाद अर्धायु काल की परिभाषा से t बराबर t हाफ, RT बराबर R0/2। उपरोक्त मान समीकरण 1, यानी ये वाली वैल्यू इस समीकरण में रखना है आपको। तो यहां मैंने रख करके बता दिया, t की जगह पर t हाफ आ गया और RT की जगह पर R0/2 आ गया, तो R0/2 लिखा है। ये दोनों क्या, इसको मैं ऊपर लेकर के गया तो 2 ऊपर हो जाएगा, R0 नीचे हो जाएगा, तो R0 से R0 कट गया, बचा क्या 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये रख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.693 आ गया, और नीचे t हाफ है और इधर k है, तो ये तो वैसे ही रहा, सॉल्व कर लिया, मुझे आंसर मिल गया, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके जो लक्षण होते हैं उनका डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो लक्षण है उसमें क्या लिखा जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। देखिए नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यह प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता के बीच संबंध को बताती है, यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। कहां से नजर आएगा, देखिए कहां से नजर आएगा, इसकी समीकरण क्या थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 R0/RT, यही तो था, है कि नहीं। तो ये देखिए R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ये क्या है, बाद की सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के बीच संबंध कौन बता रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण, है कि नहीं। तो यही पहला लक्षण कह रहा था कि दोनों के बीच संबंध बताने का काम करती है। ठीक, सेकंड नंबर देखिए, यह वेग नियम R बराबर K R1 पर निर्भर करती। तो वेग नियम, वेग समीकरण, वेग व्यंजक मैंने आपको बताया ही, इसके लिए कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई बहुत कठिन पॉइंट है नहीं, जो आपको समझ में ना आए कि R इज इक्वल टू K R की पावर 1। R की पावर 1 का मतलब है अभिक्रिया प्रथम कोटि की, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू K R की पावर 1 लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये इस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। आगे देखिए अगला नंबर थर्ड कहता है कि जो अभिकारक की सांद्रता
n गुना करने पर अभिक्रिया का जो वेग, यहां पर वेग लिखा है, किसका वेग, अभिक्रिया का वेग, तो करने पर अभिक्रिया का वेग या केवल वेग n गुना हो जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए अभिकारकों की जो सांद्रता है वो एक घात के समानुपाती होती है, यानी किसी की पावर अगर 1 है तो जितना सांद्रता बढ़ाएंगे उतना ही वेग बढ़ेगा, है कि नहीं। देखिए यहां पर क्या पावर में 1 लिखा है, तो अगर इसकी सांद्रता, मान लिया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि R एक अभिकारक है, इसकी सांद्रता को 4 गुना कर दिया गया है ना, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो बताइए इसका वेग कितने गुना हो जाएगा। या ऐसे पूछ लिया जाए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, है ना, एक अभिकारक की सांद्रता को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, तो बताइए इसका वेग कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे दे, 2 गुना, 6 गुना, 3 गुना, 5 गुना, दे दे इस तरीके के 4 ऑप्शन, लगवाए आपसे टिक, है ना। तो याद ध्यान ये रखिएगा कि इस अभिक्रिया में आप जितना अभिकारक की सांद्रता को जितने गुना करेंगे उतने गुना उसका वेग हो जाएगा। अगर आपने अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा। अगर अभिकारक की सांद्रता 4 गुना कर दी तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। अगर अभिकारक की जो सांद्रता है आपने 10 गुना कर दी तो अभिक्रिया का वेग भी 10 गुना हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखें ना, पावर पर 1 डिपेंड कर रहा है, 1 पावर, अगर 1 पावर किसी के तो जितना सांद्रता बढ़ाएंगे उतना अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यही कह रहा था कि सांद्रता अगर n गुना कर दिया जाए तो उसका जो वेग हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नंबर 4 का था कि इसे पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए जो होता है, जो यहां पर समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, अनंत। कभी देखिए इसके बाद क्या है, कभी डिटेल में अगर जाएंगे तो जब अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब जीवन काल पढ़ेंगे, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो समय होता है इसको कंप्लीट होने में वो कभी खत्म नहीं होता। इसका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो 100% होता है, और जब 100% होता तो यह अभिक्रिया कभी नहीं खत्म होगी। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इसे पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, यानी ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है ना। अगला देखिए, इसकी औसत आयु, देखिए औसत आयु मान लिया आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें औसत आयु से प्रश्न आता रहता है कि नहीं। तो औसत आयु को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/k होती है। तो इसकी औसत आयु कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/k। यहां पर इसके बारे में केवल आपको जानना है, ना ही इसका कहीं यूज है, ना ही इंटर लेवल पर आपको कहीं लिखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न वगैरह लगाने के लिए आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इस पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं या ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ लक्षण हो जाते हैं, है ना। अगर आता है एग्जाम में तो आपको ये लिखना होगा, और अगर नहीं आता तो जानकारी के लिए तो होना ही चाहिए, है ना, पता तो होना ही चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, है ना, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, उनको मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।